हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त योगेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं 30 डेज बूस्टर सीरीज जो सीजीएल मेंस के हम लेकर चल रहे हैं। और आज हम बात करेंगे यहां डे 8 में। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप यहां तक आए हैं तो डे 7 तक की वीडियो को आप या तो देखकर आए होंगे, और अगर नहीं देखी है तो हमारे जो स्कॉलर स्टडी सेंटर का जो यूट्यूब चैनल जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं या ऐप पर जो देख रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, वहां से जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम यहां डिस्कस कर रहे थे जो एसएससी का जो टायर 2 दैट मींस सीजीएल मेंस का जो 6 मार्च 2023 मतलब 6 मार्च 2023 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया था एसएससी ने, जो उसके ऑफिशियल हैंडल पर जो ये पेपर पड़ा हुआ है उसमें रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2 जो सेकंड डेट को, जो थर्ड डेट को और जो आगे आने वाले 7th को जो आपका सीजीएल का मेंस एग्जाम हुआ और जो 6 में जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और हम देखेंगे कि कैसे अपने स्कोर को यहां बूस्ट कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों का जल्दी करने का तरीका क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका एम्बेडेड फिगर से, और एम्बेडेड फिगर क्या होता है कि हमें कोई भी एक आकृति दी जाती है क्वेश्चन में, और जो हमें फिगर गिवन है क्वेश्चन में उस फिगर में से हमें आगे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे सामने हमें दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि वो जो आपका क्वेश्चन फिगर है, दैट मींस ये जो हमें फिगर दे रखा है उसमें जो भी हमें आकृति यहां दिखाई गई है, जो भी हमें डिजाइन बना के दिखा रखी है, वो डिजाइन हमारे कौन से फिगर में मैच कर रही है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। दैट मींस लिखा हुआ है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब रोटेशन इज नॉट अलाउड। इसको करने के लिए हमें एक बेसिक पॉइंट पकड़ना होता है, जैसे कि यहां हमारा बेसिक पॉइंट है ये बॉक्स। इस बॉक्स के लेफ्ट टॉप कॉर्नर से आपका क्या हो रहा है, इंक्लाइन लाइन स्टार्ट हो रही है। तो चलिए जरा देखते हैं हमें बॉक्स कहां मिल रहा है। तो देखिए एक तो बॉक्स हमें यहां मिल रहा है इस वाले में, दूसरा बॉक्स हमें कहां मिल रहा है इस वाले फिगर में, लेकिन बाकी में हमें कहीं भी बॉक्स फर्स्ट एंड थर्ड में नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या यहां से कोई इंक्लाइन लाइन स्टार्ट हो रही है जो हमारा बड़ा त्रिभुज बना रही हो, क्योंकि यहां आप कहेंगे त्रिभुज तो बनना है, लेकिन ये त्रिभुज जो राइट टॉप कॉर्नर है उससे कहीं ना कहीं ये पॉइंट आगे जा रहा है, और जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और जो ऑप्शन है हमारा कौन सा बचेगा, फोर्थ। और जो हमें देखने को मिल रहा है तो जो लार्ज ट्रायंगल है वो इस पॉइंट पर है। तो दैट मींस हमारा जो ऑप्शन आएगा वो फोर्थ आएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि हमें यहां जो अल्फाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और अल्फाबेट का क्या याद होना चाहिए, हमें अपोजिट याद होना चाहिए। दूसरा, हम जो भी वर्ड यहां ले रहे हैं उस वर्ड में जो अल्फाबेट है वो एक फिक्स पैटर्न और लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका क्या निकाल कर देते हैं, कोड निकाल कर देते हैं, और उसी पैटर्न और लॉजिक को हमें फॉलो करना होता है। कहां कि जो सेकंड वर्ड जिसका हमें आंसर पूछ रहा है, जैसे कि यहां कह रहा है कि PLUNAG एंड E, और इसको कोड किया गया है किसमें, GICOWNR में। उसके बाद सेम एज जो क्रॉस है उसको भी रिटर्न किया गया है JUWTE में, और पूछ रहा है कि ट्राइबल का कोड क्या होगा। अगर हमें एक में लॉजिक पकड़ना है तो डेफिनेट दूसरे में वही लॉजिक हमें मिलता है। तो चलिए जरा देखते हैं लॉजिक क्या है। तो देखिए यहां जो नियर जो अल्फाबेट है ना,
पहले इनको देखिए, जो पास पास के अल्फाबेट हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पास पास अल्फाबेट क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ई दिखाई दे रहा है और दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, जी। और ई और जी हमें दिखाई दे रहा है, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, और 5 में हम कितना ऐड कर दें कि हमारे सामने जो जी है उसका रिजल्ट निकल के आ जाए। तो हम जानते हैं अगर 5 में हम +2 करेंगे, कितना करेंगे +2, तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो जो पैटर्न चल रहा है वो क्या है, इंटरचेंज का, जो लास्ट वाला है वो पहले, लेकिन जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है +2 का। पहले अल्फाबेट में जो पहले वर्ड का आखिरी और जो कोड का फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है आपका क्रॉस में चल रहा है, दैट मींस इंटरचेंज। और उसके बाद अगर जी से हम आई तक जाएं तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, अगेन क्या हो रहा है +2। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, तो अगेन क्या हो रहा है +2 ए की प्लेस वैल्यू में। एन की प्लेस वैल्यू होती है 13 और ओ की होती है 15, तो यहां भी क्या हो रहा है +2। यू 21 और 21 +2 क्या कर देंगे 23। उसके बाद 12 +2 क्या हो जाएगा 14 एंड 16 +2 आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपको, सॉरी आपका कोड क्या निकल के आ जाएगा 18, मतलब +2 करने के बाद 18। अब उसके बाद अगर हम यहां से देखें कि जो हमें ट्राइबल का कोड निकालना है तो TRIBAL, उसको भी हमें क्या करना है कि सेम पैटर्न में फॉलो करना है। तो एल का जो कोड होगा वो कहां होगा, इस पोजीशन पर, ए का कोड इस पोजीशन पर, बी का कोड इस पोजीशन पर, आई इधर, आर इधर एंड टी इधर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कोड आएंगे, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू हमें क्या करके चलना है +2। तो देखो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 +2 होता है 14 और 14 पर अल्फाबेट कौन सा होता है एन। उसके बाद ए 1 का कोड क्या आ रहा है हमारा निकल कर सी, 1 का कोड क्या आ रहा है सी, तो क्या हो जाएगा सी मतलब ए का कोड। बी अगर बात करें प्लेस वैल्यू होती है 2 एंड 2 कितना हो गया 4 और 4 हो गया तो दैट मींस क्या हो गया डी। आई 9 +2 11 और 11 पर होता है आपका के 3 4 एंड 11। अब देखिए ये कहां ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखिए हमें एक ऑप्शन केवल ऐसा मिल रहा है जिसमें हमें के दिखाई दे रहा है डी के साथ। देखिए एनसी हर एक ऑप्शन में क्या है कॉमन है, लेकिन अगर उसके बाद बात करें यहां डी जे है और यहां डी के है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कौन सा 4th वाला, और इसलिए आंसर यहां क्या हो जाएगा सही, और यही हमारा क्या होगा कोड होगा ट्राइबल का। क्लियर है दोस्तों, चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में रखा है हमें क्योजन इफेक्ट से, और सीजीएल मेंस में जैसे हमने सेकंड डेट का जो क्वेश्चन पेपर देखा, हमने थर्ड डेट का क्वेश्चन पेपर देखा, और अब हम देख रहे हैं 6 डेट को, जो 6 मार्च को जो पेपर हुआ एसएससी मेंस का सीजीएल का, उसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्योजन इफेक्ट का वो हर एक पेपर में दिया गया है। तो उम्मीद ये है कि जो 25 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है मेंस वालों का, वो उनमें भी कहीं ना कहीं आपका क्योजन इफेक्ट का क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए जैसे कि हमें यहां दिए जाते हैं 2 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी रहती है, या कोई ना कोई क्या लिखा होगा, या तो इफेक्ट लिखा होगा या क्योज लिखा होगा। होता क्या है यहाँ ऑप्शन, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमें 2 क्या दे रखे हैं, 2 हमें दे रखे हैं क्या कंडीशन, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं। अब यहां से क्वेश्चन को करने का तरीका, लेकिन उससे पहले देखिए ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ये इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इफेक्ट, लेकिन इन दोनों के इफेक्ट का जो क्योज है मतलब जो कारण है वो क्या हो सकता है कॉमन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों इफेक्ट हो लेकिन इनका जो क्योज है वो क्या हो अलग अलग हो। तो ऑप्शन बनता है कि बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्योज। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट क्योज है, जब भी आपके जो
इफेक्ट है, अगर उसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है, लग नहीं रहा कि ये एक ही चीज से निकल कर आए हैं, तो दैट मींस क्या हो गया कि वो दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। ठीक, उसके बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इनमें से कोई एक इफेक्ट हो और दूसरा क्या हो, क्यों, लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्लॉज कौन सा होता है और इफेक्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी जिस भी कंडीशन जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी है, अगर उसके पीछे का रीजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है इफेक्ट, जो स्टेटमेंट में दे रखा है। लेकिन जो स्टेटमेंट में हमें कंडीशन गिवन है उसके पीछे का रीजन हम डेफिनेट तौर पर फाइंड आउट ना कर सकें, तो जो हमें इफेक्ट या जो भी चीज हमें दे रखी है स्टेटमेंट में, उसी को हम क्या मान के चलेंगे, क्लॉज मानकर चलेंगे। अब देखते हैं यहां हमारे कंडीशन क्या है। जैसे पहला कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। दैट मींस सिंस द पास्ट 3 years स्टेट एम हैज रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्स्टिट्यूशनल डिक्लाइन इन द स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब क्या हो गया कि जो कृषि उपज है, मतलब कृषि का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें पिछले कितने वर्षों से, 3 वर्षों से, ठीक, एक मतलब शार्प डिक्लाइन, मतलब एक तीव्र गिरावट नजर आ रही है। अब तीव्र गिरावट नजर आने का कारण क्या है, कि हो सकता है कि क्या मौसम की मार हो, ये हो सकता है क्या हो कि आपके कीटनाशक जो हैं वो ज्यादा प्रयोग ना करते हुए इसलिए फसल को बर्बाद कर रहे हैं, कौन कीट कर रहे हैं, या हो सकता है टिड्डी दल आ रहा हो बार बार। तो कहने का मतलब है कि उसके पीछे का जो रीजन है वो डेफिनेट है, इस कारण से ये चीज हो रही हो सकता है भारी बारिश आ रही हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो, दैट मींस पानी ज्यादा आने के कारण फसल जो है वो गल रही हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसमें से कोई ना कोई एक कारण क्या होगा, डेफिनेट होगा। और जब कोई कारण पीछे का डेफिनेट होगा तो दैट मींस कंडीशन में हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाया जाएगा, इफेक्ट होगा। वो क्या होगा, इफेक्ट। और ये अगर इफेक्ट होगा, ठीक, पहला वाला। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कहता है इन द लास्ट 5 years, मतलब पिछले 5 वर्ष में there has been increase in the overall average rainfall by 6% in state and bringing respect to the farmer। मतलब पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। अब एक चीज बताइए, देखिए ये थोड़ा बहुत रिलेट तो कर रहा है, लेकिन यहां क्या कर रहा है, किसानों को राहत मिली है, और यहां अगर गिरावट नजर आ रही है तो क्या वहां राहत मिल सकती है, नहीं मिल सकती। दूसरी चीज, यहां जो 6% वृद्धि किसमें हुई है, वर्षा में हुई है। अगर 6% वृद्धि वर्षा में हुई है तो वहां फसल क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वहां फसल की उपज में क्या हो रहा है, गिरावट नजर आ रही है, ठीक। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्या हो कि मतलब इंक्रीज हो बारिश, तो इसका मतलब क्या होगा कि फसल क्या होगी, खराब होगी। तो ये भी क्या है, ये थोड़ा रिलेट कर रहा है, लेकिन दोनों के दोनों एक कॉन्ट्राडिक्ट चीजों की बात कर रहे हैं। तो इनका जो क्लॉज है वो कॉमन ना होकर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और इसका भी हम क्लॉज फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो दैट मींस बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आंसर आपका लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है, प्रभाव है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का, और एनालॉजी हमारे जिसको हम सादृश्यता, समरूपता, ठीक, भी मानते हैं, दैट मींस सिमिलरिटी, या इसको जम्बलिंग नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा 4 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछा आपका अल्फाबेट, नंबर, फिगर और जीएस, मतलब जीके, ठीक, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज के बेसिस पर। और इसमें हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो किसके बेसिस पर दिया गया है, फिगर, दैट मींस जो है आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट, नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन हमें यहां दे रखा है।
अब इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिगर ए इज रिलेटेड टू बी फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, मतलब आकृति ए एक निश्चित पैटर्न में बी से क्या है, संबंधित है। Following the same pattern, figure C is related to D. Study the pattern and select the figure which should be placed in place of D. मतलब उसी पैटर्न को अनुसरण करते हुए आकृति C से D संबंधित है और इसको अध्ययन करें और D पर जो भी आंसर है उसको निकाल के दिखाएं। अब देखिए जैसे कि यहां से हमें एनालॉजी में जो समानुपात दैट मींस प्रोपोर्शन दिया जाता है वो हमारी एक बाउंड्री होती है और उसको हम कभी भी क्रॉस नहीं करते। और उसके बाद जैसे कि यहां ध्यान दें, हमें एक चीज ध्यान दिखाई दे रही है कि ये जो आपका पॉइंट है ये क्या किया गया है कि ये कॉर्नर की तरफ है और कहा गया है मिड में। और जब कभी भी नॉन नॉर्मल सीरीज में अगर कॉर्नर से मिड में आता है तो इस मूविंग को, इस एलिमेंट मूविंग को हम बोलते हैं हाफ स्टेप मूविंग। अगर कोई कॉर्नर से कॉर्नर या मिड ऑफ साइड से मिड ऑफ साइड मतलब भुजा के बीच में से भुजा के बीच में ही आता है, चाहे रोटेशन क्लॉकवाइज हो चाहे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा, तो उसको बोलते हैं हम वन स्टेप मूविंग, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर या मिड ऑफ साइड टू मिड ऑफ साइड। और उसके बाद देखिए ये कहां है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये भी कहां आया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन दोनों में जो मूविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, हाफ स्टेप मूविंग हो रही है। उसके बाद सेम है, हम इसको कर देंगे कि ये आ जाएगा यहां मिड में। तो देखिए ऊपर कहां कहां दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाए, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्किल है जो किस पर था कि ये ट्रायंगल वाले तीर पर था, तो यहां क्या हो जाएगा, विदाउट ट्रायंगल जो तीर है उस पर आ जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे। तो जब ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो दैट मींस सर्किल जो है वो कहां आ जाएगा, नीचे की साइड में, और ये क्या चला जाएगा इधर। और ये किस में दे रखा है, वो दे रखा है आपका सेकंड वाले में, और यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देख ये क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन पार्ट से। क्लासिफिकेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, वर्गीकरण। और इसका एक नाम और होता है वन आउट। और ये कहता क्या है, ऑड वन आउट, मतलब जो हमें गिवन फिगर है उसमें से जो सबसे अलग फिगर है उसको निकालिए। अब हमें यहां क्वेश्चन फिगर में कितने फिगर दे रखे हैं, हमें 5 फिगर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें से 4 जो है वो सेम पैटर्न में है, लेकिन एक जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट है, हमें उसी को निकालना है। अब देखिए अगर यहां हम डबल लाइन की बात करें तो उसके सामने क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, और सर्किल के सामने क्या आ रहा है, हैच। अगर दूसरे में भी हम बात करें कि डबल लाइन के सामने क्या आ रहा है, मतलब पैरेलल लाइन के सामने हमारा स्टार है और सर्किल के सामने क्या है, हैच। अगर थर्ड की बात करें तो हमारा पैरेलल लाइन के सामने क्या है, स्टार, और सर्किल के सामने क्या है, हैच। अगर फोर्थ की बात करें तो पैरेलल लाइन के सामने क्या है, हैच, और यही हमारा क्या है, डिफरेंट, क्योंकि यहां क्या आना चाहिए, स्टार, और यहां भी पैरेलल लाइन के सामने क्या है, स्टार। तो हमारा कौन सा फिगर जो है वो डिफरेंट है, वो है 4 वाला। और 4 वाला कहां ऑप्शन में दे रखा है, और वो है ऑप्शन आपका कौन सा, थर्ड। क्लियर है दोस्तों? बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल मेंस पर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, जो एक पार्ट होता है चैप्टर सिंबल एंड नोटेशंस। ठीक, मतलब संकेत एवं चिन्ह। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन को आप अगर देखें तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना,
कि ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले आप पहले इसका आंसर देखें। आंसर क्या निकल के आ रहा है? 41। और यहां किसी पैटर्न पर क्या इक्वल टू को चेंज करना है? नहीं करना, क्योंकि केवल स्टार की पोजीशन पर हमें यहां क्या निकल के लाने? मैथमेटिकल ऑपरेशन पुट करने, चाहे प्लस माइनस डिवाइड इनटू। अब उसके बाद 41 है तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू इनकी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा उससे कम आएगी, तो कम आएगी। तो ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चनों में जो आपका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जैसे यहां कितनी रखी है 268, वो हमेशा 99% केसेस में अपने नेक्स्ट अल्फाबेट से या सॉरी नेक्स्ट नंबर से क्या होगी? वो डिवाइड होगी। क्या होगी? डिवाइड। उसी ऑप्शन को आप सबसे पहले करें। ठीक, अब यहां कहां डिवाइड दे रखा है? एक तो सी में और एक कहां दे रखा है? डी में। तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन यहां सही नहीं होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं। देखिए अब हम लगाते हैं थर्ड वाला, और जिससे भी हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा? सही। तो देखिए इसमें हमने क्या कर दिया? 268 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 एंड माइनस 40। ठीक है, और दूसरा बनना है आपका 268 डिवाइड बाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 40। ध्यान दीजिए, देखिए यहां से अगर हम देखेंगे 4 अगर इसमें डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा? तो ये जाएगा कितने टाइम्स? 67 टाइम्स। उसके बाद 67 मल्टीप्लाई 8, तो 67 मल्टीप्लाई 8, तो वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी 41 से बहुत ज्यादा जा रही है, तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम डी वाले पर। देखिए यहां से देखें ये कितना हो गया? 67, ये कितना हो गया? 40। तो 67 माइनस 40, ठीक, प्लस 14। ठीक, अगर हम यहां से देखें कि 40 एंड 14 का डिफरेंस कितना होगा? 26, और 26 67 में से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है? तो सभी को करने की जरूरत नहीं है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? डिवाइड होगी। क्लियर दोस्तों? चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्वेश्चन दे रखा है किसका? ये है आपका जो डेटा सफिशिएंसी पार्ट है। मतलब हमें यह चेक करना होता है कि जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसके बाद जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, उन स्टेटमेंट को यूज करके क्या क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा। और अगर जिस भी स्टेटमेंट से आंसर निकलता है, मान लीजिए अगर पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है, दूसरे से नहीं निकल रहा है, तो आंसर हम यहां लगाएंगे कि ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब पहले का जो डेटा है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। और अगर दूसरे से निकल पा रहा है और पहले से नहीं निकल पा रहा है तो हम क्या लगा देंगे? सेकंड का डेटा सफिशिएंट है। अगर दोनों से निकल पा रहा है तो हम लगाएंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड। लेकिन अगर दोनों से नहीं निकल पा रहा है तो हम नाइदर लगाने से पहले एक बार दोनों को आपस में मर्ज करके और देखते हैं, और मर्ज करने के बाद भी अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो हम लगाएंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। और अगर निकल रहा है तो ऑप्शन लगाएंगे कि हमारा जो पहले का डेटा और दूसरे का डेटा अलग अलग नहीं, एक साथ क्या है? सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन को हमें कौन सा ऑप्शन यहां लगेगा। पहला कह रहा है कि PQRSTU और V 7 people standing in a row all facing north, not necessary in the same order, who is standing second to the right of T। मतलब T के राइट में दूसरे पोजीशन पर कौन है? चलिए पहली कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है U is standing third from the right end। जैसे 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट हैंड से अगर इसका फेस नॉर्थ है
तो लेफ्ट साइड इधर होगी और राइट साइड इधर होगी, तो राइट हैंड से जो आपका यू है वो कितने स्थान पर है, वो तीसरे स्थान पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां कौन आ गया, यू। आगे कह रहा है कि एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और आर के सेकंड राइट साइड में है, सेकंड टू सॉरी लेफ्ट साइड में है, यू इज स्टैंडिंग फ्रॉम द राइट एंड थर्ड पोजीशन पर एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर है, तो यहां कौन आएगा, आर, और यहां आर आएगा, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहां टी आया ही नहीं है, और जब टी आया ही नहीं है तो पहले का डेटा क्या है, इनकम्प्लीट, आंसर देने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी क्या कह रहा है कि जो 7 पर्सन है तो इनको हम अलग अलग देखेंगे पहले, और जब नहीं निकलेगा तो हम इनको कंबाइन करेंगे। क्या कह रहा है, क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है, क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। यहां क्यू और टी को कहां बिठाए, अभी हम नहीं बिठा सकते। आगे कह रहा है क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, ठीक, क्यू कहां खड़ा है, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, दैट मीन्स क्यू इज स्टैंडिंग टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक। तो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, क्यू, और क्यू के ठीक दाएं कौन है, टी है। तो मान लीजिए यहां कहीं एक पर पी है, ठीक, तो पी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, क्यू, और क्यू के ठीक दाएं कौन खड़ा है, टी, ठीक। यहां से अगर हम देखें तो क्या पी के इमीडिएट राइट जो है, सॉरी टी के राइट सेकंड हम निकाल पा रहे, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे, तो दूसरे का भी डेटा हमारा क्या है, इनसफिशिएंट है। और अगर इनको हम मर्ज कर दें, और मर्ज करने के बाद जैसे कि मान लीजिए यहां P, यहां आ गया T, यहां कौन आ गया Q, तो T के राइट में सेकंड यहां U आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका P यहां है, Q यहां है, और सॉरी T यहां है और Q यहां है, तो T के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए तो हम पहली कंडीशन को और दूसरी कंडीशन को आपस में मर्ज करने के बाद भी आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो इसलिए आंसर क्या होगा कि जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड का जो डेटा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, दैट मींस दोनों टुगेदर भी क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगेन किससे, क्लासिफिकेशन से, और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है लेकिन किसके बेसिस पर है, नंबर के बेसिस पर, जिसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाई गई है, और ऐसे आपके 3 ऑप्शन सेम है लेकिन एक क्या है, डिफरेंट। जो डिफरेंट है हमें उसको निकालना है। देखिए पहला वाला, पहला कह रहा है कि 15 से 34 बनाना है। कैसे बन सकता है कि 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 कितना हो गया, 34। उसके बाद 1 से 6 बनाना है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 कितना आना चाहिए, 32। आ क्या रहा है आपका, सॉरी 32 नहीं, 40, लेकिन आ क्या रहा है, 42। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 कितना हो गया, 18। तो जो डिफरेंट है वो कौन सा है आपका, थर्ड वाला, और यही क्या होगा, आंसर। क्लियर, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग से, और पेपर कटिंग से बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपका कंप्लीट पेपर है, उस कंप्लीट पेपर को ट्रायंगल के बेसिस पर अगर क्या करना है, टर्न करना है। तो अगर टर्न करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा क्या, ध्यान दीजिए, इतना पेपर हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से वो टर्न क्या करा है कि यहां से इधर टर्न करा रहा है, तो हमारे सामने पेपर क्या निकल के आ जाएगा,
ये बना। अब यहां से इसको क्या किया गया है, एक कट लगाया गया है इसमें, और जो कट लगाया गया है उसमें एक सर्किल है। तो ये सर्किल हमें कितनी जगह दिखाई देगा, देखिए अगर ये पेपर का 1/4 पार्ट है तो हर इमेज हमें 4 बार नजर आनी चाहिए, और ये यहां हमें देखने को मिल रहा है कि हर एक इमेज हमें कितनी बार दिखाई दे रही है, 4 बार दिखाई दे रही है। अब इसको करने के लिए क्या करें कि यहां सीधा सीधा क्या लगा दीजिए, आप मिरर लगा दीजिए, और अगर मिरर लगाएंगे तो ये वाला पार्ट पलट के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा, तो सर्किल इधर होगा, ठीक। उसके बाद इस पर क्या होगी, इंक्लाइन लाइन होगी, और ये वाला पार्ट कैसे होगा, इस तरीके से आपका दिखाई देगा। अब देखिए ये कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है, और यहां भी दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद इधर से इधर लेके जाएंगे तो सर्किल आपके दोनों के दोनों यहां होंगे। वो किस किस में दिखाई दे रहे हैं, पहले वाले में दिखाई दे रहे हैं, और आपके इसमें दिखाई नहीं दे रहे, और इसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही। दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक हमें अल्फाबेट का सेट दे रखा है और उनकी क्या दिखा रखी है, पोजीशन, जैसे 1 2 3 4 5 6। हमें उन अल्फाबेट को यूज करके क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को देखेंगे। अब इसको करने के 2 तरीके, या तो आपको वर्डिंग आनी चाहिए, वोकैब आनी चाहिए, या आप जो ऑप्शन दे रखा है उस पर अल्फाबेट लिखते चले जाओ, अल्फाबेट लिखते जाओगे तो जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर हम यहां देखें कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि PENCIL, PENCIL, PENCIL दैट मींस पेंसिल। तो अगर इनकी पोजीशन देखें तो P की पोजीशन कौन सी है, 2, तो क्या 2 से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद E की पोजीशन कितनी है, 4, क्या 2 के बाद 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। N की पोजीशन कितनी है, 6, क्या 2 4 6 है। उसके बाद C की पोजीशन कितनी है, 3, तो 3 भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद I की पोजीशन कितनी है, 5, और 5 किसमें दिखाई दे रहा है, हमें इस वाले में दिखाई दे रहा है, उसमें नहीं है। और L की पोजीशन कितनी है, 1, तो बिल्कुल हमें एक ऑप्शन मिल गया 2 4 6 3 5 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये था आपका डे 8 का डेटा जो हमने डिस्कस किया 6 मार्च 2023 में, जो सीजीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर पड़ा है उसके कुछ क्वेश्चनों को। यहां जो 30 डेज बूस्टर सीरीज जो चल रही है उसमें डे बाय डे आपके सामने सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में, और जो हमारी वीडियो होगी कौन सी, डे 9 की, और जो 25 अक्टूबर को आपका जो एग्जाम शेड्यूल है उससे पहले आपके सामने ये पूरी बूस्टर सीरीज आ जाएगी, जिसमें आपकी रीजनिंग की बूस्टर सीरीज आपको मिल रही है और इंग्लिश की बूस्टर सीरीज मिल रही है। दोस्तों एक और चीज, अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है और उसका अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और वो अपने क्वेश्चनों को बूस्ट करना चाहता है, तो वो भी आपके स्कॉलर स्टडी सेंटर के जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो ऐप पर हो, वहां उसकी वीडियो पड़ी हुई है, और आप जाकर वहां से दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और किस तरीके के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए आपके सामने वीडियो लेकर सभी टीचर आ रहे हैं, जिसमें आपकी मैथ की, जीएस की, रीजनिंग की, और जो आपका पार्ट है साइंस, उसकी वीडियो आपके डे बाय डे वहां डाली जा रही है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, या जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको वो वहां जाकर दे सकता है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो चलिए मैं अब विदा लूंगा आपसे और मिलूंगा डे 9 में आपसे, और वहां आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर, दैट मींस सीजीएल मेंस के लिए। चलिए आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।